जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस की पहचान कैसे करते हैं और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे टेंस आपका होता था 3 प्रकार का होता, टेंस ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद क्या था, इन तीनों के 4 पार्ट थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसमें है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में भी 4 पार्ट हो जाते हैं आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव जो होता है वो आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव और एक होता है WH टाइप का इंट्रोगेटिव। यस आर नो टाइप क्या होता है और WH टाइप क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हिंदी में जो उसकी पहचान होती है, अगर हम क्या से स्टार्ट करते हैं प्रश्न, तो आपका होता है यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या या फिर प्रश्न सूचक जितने भी वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं वो क्या यहाँ पे आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, उसे हम कहते हैं WH टाइप का इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह जाता है, क्या हम पढ़ते हैं, इसका जवाब या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। यस का मतलब हाँ और नो का मतलब होता नहीं। अगर आप पढ़ने जाते क्या आप पढ़ते तो बोलेंगे यस, अगर पढ़ते होंगे तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो बोलेंगे नहीं। हाँ की अंग्रेजी यस और नो की नहीं की अंग्रेजी नो हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव। दूसरा होता है आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम जिसका आंसर यस आर नो में नहीं दे पाते हैं, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, तो अब यहाँ पे आप हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें आपको पूरा रीजन देना होगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ जाते हैं। जब जिसके बारे में हमको पूरा बताना हो वो हमारा क्या होता है, WH टाइप का होता है। प्रश्न दोनों में पूछे जाते हैं, दोनों में अंतर यही है कि उसमें प्रश्न क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में पहचान होती है, और इसमें क्या होता है कि प्रश्न सूचक जो भी शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। अब इसे WH क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट। WHAT, क्यों, आप क्यों आते हैं, अगर यहाँ पे भी बताना हो तो आपको क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई भी अभी WHY। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, WHERE। तो आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सभी के स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, WH आ रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं WH टाइप का इंट्रोगेटिव। और इसे ही WH टाइप इंट्रोगेटिव को हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और यस आर नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे सेंटेंस में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वर्तमान अनिश्चित काल इसको बोलते हैं। इसको आप डू डच से भी कर सकते हैं, डू डच टाइप के सेंटेंस। वर्तमान अनिश्चित काल क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल। तो इंडेफिनिट को अनिश्चित क्यों बोलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित क्यों बोलते हैं, तो इसका क्या है कि जैसे इसमें जो सेंटेंस होते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, वह बोलता है, तो जितनी भी चीज़ें वो पढ़ता है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ता है लेकिन कब पढ़ता है यहाँ पर कंफर्म नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए आपको बनारस से इलाहाबाद जाना है, अब आप बनारस में हैं, अब किसी ने बता दिया कि ट्रेन जाती है, अब आप जाकर प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, आपको ये नहीं पता कि ट्रेन कब जाती है। सपोज मानिए ट्रेन शाम को जा रही है और आप जाकर सुबह ही 5 बजे बैठ गए हैं, तो आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर आपको टाइम क्लियर हुआ होता तो आप शायद उतना टाइम वेट नहीं किए होते। तो अनिश्चित था क्योंकि आपको ये कन्फर्म नहीं था कि ट्रेन कब जाती है, इतना पता था कि ट्रेन जाती है। तो इसमें क्या होते हैं कि टाइम पूरा फिक्स नहीं होता कि कब होता है, लेकिन काम जो है होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान अनिश्चित काल। पहचान क्या होती है, जैसे कि पहचान मैंने पहले भी बताया था कि वाक्य जो होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में ता है ती है करके आता है, यानी ता आएगा और हा आएगा। जैसे देखिए पढ़ता हूँ, पढ़ता है, जो भी चीज़ें आएंगी लास्ट में ता है या ता हूँ करके आएगा। अब पहला चीज़ होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, तो जो आपका सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं ना आया हो, मतलब जो भी काम हो सकारात्मक तरीके से हो। और नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं आता है। मतलब अब दोनों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या तो फिर जिसके लिए कार्य किया जाता है। वर्ब, वर्ब आपकी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कर्ता आता है और क्रिया आती है। और क्रिया कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की कई फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब आप कहेंगे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो 5 कहाँ से बता रहे हैं। तो जो आपकी वर्ब की ING फॉर्म है उसको वर्ब की 4th फॉर्म भी बोलते हैं। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के हम उसका सिंगुलर बनाते हैं उसको वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, या तो फिर आप उसको एस या ई एस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें क्या लगाएंगे हम, एस या ई एस लगाएंगे और फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हो गया आई रीड इंग्लिश। दूसरा है वह अंग्रेजी पढ़ता है, ही रीड्स इंग्लिश। अब यहाँ पे एक चीज़ आया कि यहाँ पे तो एस या ई एस हम नहीं लगाए हैं और यहाँ पे हमने एस या ई एस लगाया हुआ है, तो कहाँ पे एस या ई एस लगाएंगे और कहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर कहीं भी आपका सब्जेक्ट आई आ जाए, बी आ जाए, यू आ जाए और दे आ जाए, तो इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यानी इनके साथ एस या ई एस लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना गलत होगा। और वहीं दूसरे नंबर पे अगर किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, सी आ जाए, इट हो या नाम हो किसी का, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ते हैं। यानी आई वी यू दे के साथ एस या ई एस हम नहीं जोड़ेंगे, ही शी इट नेम के साथ हम एस या ई एस जोड़ेंगे। अब बात आती है कि यस किसके साथ जोड़ेंगे और ई एस किसके साथ जोड़ेंगे, तो आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जिस शब्द के लास्ट में यस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, ओ होगा, जेड होगा, इनके बाद हम ई एस जोड़ते हैं और बाकी के साथ हम एस जोड़ते हैं। अब बात आती है कि एस या ई एस हम जोड़ते क्यों हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो अपने साथ वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानेंगे, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। मतलब जिसमें एक लोगों के बारे में बात होगी वो सिंगुलर होगा, और जिसमें एक से अधिक के बारे में बात होगी वो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। जो नाउन होती है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है या तो आपका नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो फिर जीरेंड होता है, या फिर इन्फिनिटिव होता है। तो जो नाउन होती है, अगर नाउन सिंगुलर होती है जन्म से, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या एस लगाते हैं, और जो वर्ब होती है वो जन्म से प्लूरल होती है और प्लूरल को हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। तो इसीलिए जब नाउन यानी कि जो या प्रोनाउन जो होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमको क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब लाना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब लाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या करना होगा, एस या एस जोड़ के उसका सिंगुलर बनाना होगा। जैसे देखिए, बॉय, बॉय एक नाउन है, बॉय का मतलब होता है लड़का। अब बॉय का मतलब होता है एक लड़का, यानी ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसको हमको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एस जोड़ना पड़ेगा या फिर एस जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। बॉयज का मतलब हो गया लड़के, कई लड़कों के बारे में बात होगी। तो नाउन में क्या होता था कि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, उसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो वर्ब होती है, जैसे वर्ब में देखिए गो, गो का मतलब होता है जाना। ये क्या है आपका, ये आपका प्लूरल है, यानी जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो जन्म से प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, एस या ई एस मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका गोज हो जाता है। अब एस या ई एस क्यों मिलाते हैं, तो सपोज मानिए जैसे अगर आपके दोनों हाथ अगर खाली हैं और दो बाल्टी आपको पानी लेके जाना है, मान लीजिए दोनों में आपका 10-10 लीटर पानी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों बाल्टी को दोनों हाथ में इजी और आसानी से आप उठा के लेके जा सकते हैं। बट अगर सपोज मान लीजिए कि एक हाथ में आपने कुछ लिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, और दूसरा हाथ आपका खाली, एक ही हाथ खाली है, तो अब एक ही हाथ खाली है, तो आप 20 लीटर की बाल्टी अगर होगी तो 20 लीटर की बाल्टी को आप, अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो आप उठा के लेके जा सकते हैं। बट अगर 10-10 लीटर की दोनों बाल्टियाँ होंगी तो एक हाथ में आप दोनों बाल्टी को नहीं पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से गो है, जैसे मान लीजिए आपका गो आपका प्लूरल है और आपका अगर ही है वो सिंगुलर है, तो ही के साथ गो नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गो में एस या ई एस जोड़ के उसको क्या कर देते हैं, गोज बना देते हैं। जैसे गो में ई एस जोड़ते हैं और क्या हो जाता है, आपका गोज हो जाता है। तो गोज आपका क्या हो गया, वो सिंगुलर में आ गया। तो इसलिए हम एस या ई एस जोड़ते हैं, यानी नाउन जो होती है या प्रोनाउन जो भी चीज़ें होती है, अगर वो सिंगुलर है तो वो अपने साथ जो वर्ब लेगा या हेल्पिंग वर्ब लेगा वो भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो एस या ई एस जोड़ने का नियम आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे, अगर किसी शब्द के लास्ट में वाई आए तो उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ के उसका सिंगुलर बनाएंगे या ई एस जोड़कर उसका सिंगुलर बनाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में वाई आता है, यानी अगर कोई वर्ब है
और वर्ब के अंत में वाई आता है तो इसमें यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले वावेल होता है, वाई से पहले वावेल होता है, तो इसमें यस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के पहले यानी वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदलकर उसमें क्या करते हैं, ईएस जोड़कर उसका सिंगुलर अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे देखिए फ्लाई में लास्ट में वाई आया है, तो अब इसका अगर हमको सिंगुलर बनाना होगा तो क्या करेंगे, एफ एल और वाई को बदलेंगे किसमें, आई में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि वाई के जस्ट पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, और हमने बताया कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट अगर आता है तो वाई को आई में बदल कर उसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो इस वाई को हमने आई में बदल दिया, अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका फ्लाइज। ऐसे आपका है क्राई। अब क्राई में भी देखिए लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, क्राई का मतलब चिल्लाना अब या रोना। अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई आया है और वाई से जस्ट पहले आपका आर आया हुआ है, जो कि आर क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर भी वाई को क्या करेंगे, हम आई में बदलेंगे, तो सी आर आई हो गया, और इसमें जोड़ेंगे क्या, ई एस जोड़ेंगे। ये तो हो गया आपका जब किसी शब्द के अंत में यानी किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई को आई में बदलकर उसमें ई एस जोड़कर उसका सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले वावेल होता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम यस जोड़कर उस वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। यानी जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम यस जोड़ते हैं। जैसे प्ले। अब देखिए प्ले में लास्ट में वाई आया है और वाई से पहले ए आया है, जो कि ए क्या है आपका वावेल है, और वावेल होने पे क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, यस जोड़ के उसका क्या कर देंगे, हम सिंगुलर बना लेंगे, तो हो जाएगा आपका प्लेज। ये तो हो गया आपका, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर कैसे हमारा होता है, नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन रूल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद डू और डज आता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस क्यों नहीं लगाया गया है। तो आपका जो डू है, डू आपका एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे जैसे डू आपका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसी डू में क्या करते हैं, हम ई एस जोड़ के इसको बना लेते हैं डज। जब डू में ऑलरेडी ई एस लगा के उसको सिंगुलर बना लिया गया है, तो फिर दोबारा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके साथ हम डू लगाते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसी डू में ई एस जोड़ के डज बना लेते हैं और डज लगाते हैं। तो जब डू और डज आ गया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता। अब बात करते हैं कि किसके साथ यस लगाएंगे, किसके साथ डू लगाएंगे और किसके साथ डज लगाएंगे। तो जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा,
तो इनके साथ हम जोड़ेंगे किसको, डू नॉट को। और दूसरा होगा जब आपका सेंटेंस में ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होगा, अब नाम में चाहे राम, गीता, सीता, चाहे जो भी कुछ हो सकता है, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट नाम होगा तो इसके साथ हम डज जोड़ेंगे, डज नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं और डज नॉट को डजेंट बोलते हैं। ये हो गया कि किसके साथ डू नॉट लगाएंगे और किसके साथ डज नॉट लगाएंगे। अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। अभी मेरा पहला एग्जाम्पल था, उसी एक ही एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे। मैंने अफर्मेटिव बताया था कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। वहाँ पे था मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, उसी चीज़ में क्या था कि वहाँ पे नहीं वर्ड नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नहीं वर्ड रहता है। मतलब इसमें चीज़ें क्या होती हैं, नकारात्मक होती हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे इसका हम क्या बनाएंगे, आई, और आई के साथ क्या आता है, डू। जैसा कि सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है, लेकिन आई होता तो सिंगुलर है, बट ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही प्लूरल लेता है। खाली आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आता है जो कि सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह पे आई अपने साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो इसलिए आई एक थोड़ा सा एक्सेप्शन में है। वी, यू, दे आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा आपका, डू आएगा। तो आई के साथ भी डू आता, तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अगला है हमारा वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए वह आया है जो कि वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, तो डज लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ये तो हो गया हमारा निगेटिव का। अब हम लोग आगे बात करने चलेंगे। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ये जो इंट्रोगेटिव होता है दो तरीके का होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एक होता है आपका SR नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। SR नो टाइप इसको क्यों बोलते हैं कि इसका जो जवाब होता है हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और हाँ की अंग्रेजी होती है यस और ना की अंग्रेजी होती है नो, इसलिए इसको बोलते हैं SR नो टाइप। दूसरा होता है WH टाइप। इसको WH टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। इसमें हमको क्या बताना पड़ता है, पूरा रीजन देना पड़ता है, कारण बताना होता है जो भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप बोलते क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो WH टाइप के वर्ड से होती है। जैसे वाट हो गया आपका, वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, जितने भी वर्ड हैं देखिए WH यानी WH से स्टार्ट होने की वजह से इसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव। पहला चीज SR नो टाइप के इंट्रोगेटिव को बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। और ये जो WH टाइप का इंट्रोगेटिव होता है इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिंगल इंट्रोगेटिव कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो आप वहाँ पे परेशान मत होइएगा, आप सीधा बताइएगा कि जिसमें जो SR नो टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, और जो आपका WH टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। दोनों की हिंदी में पहचान क्या होती है, तो हिंदी में पहचान क्या होती है कि जो SR नो टाइप का होता है इसमें जो सेंटेंस होता है इसमें क्या से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले क्या आता है, और जो WH टाइप का होता है इसमें जो भी प्रश्न पूछा जाता है जैसे क्या या कहाँ, कैसे, कब, ये सब जो शब्द होते हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं एक बताऊँ, क्या आप पढ़ते हो, और दूसरा है आप क्या पढ़ते हो। तो देखिए क्या आप पढ़ते हो इसका आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़ते होंगे तो बोलेंगे यस, और अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो बोलेंगे नो। और दूसरा है आप क्या पढ़ते हो, तो अब यहाँ पे आप अगर हाँ बोलेंगे और ना बोलेंगे तो हाँ और ना बोलने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो। तो जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी बताओगे, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी बताओगे, अगर आप गणित पढ़ते हो तो गणित बताओगे, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो आप उस चीज़ को बताओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप हाँ और ना में उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। जब आप हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसको बोलेंगे आप WH टाइप का इंट्रोगेटिव।
तो फिलहाल हम लोग पहले बात करेंगे यस आर नो टाइप के इंट्रोगेटिव पे, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले डू और डज आता है, यानी सबसे पहले क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद फिर क्या होता है आपका सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज़ इंट्रोगेटिव की और पहचान सबसे खास होती है कि अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ है तो जो आपका सेंटेंस होगा वो गलत माना जाएगा। चाहे आपका यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो और चाहे WH टाइप इंट्रोगेटिव हो, दोनों में आपको क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस अगर आपका पूरा सही है फिर भी आपका क्वेश्चन मार्क की वजह से सेंटेंस क्या कर दिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसी को आगे बढ़ाते चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो हमें क्या पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। तो आई आया है जो कि सेंटेंस में आई है, आई क्या है आपका, आई के साथ डू आता है या डज आता है। तो आप कहेंगे कि आई के साथ डू आता है क्योंकि आपने इससे पहले निगेटिव वाले में देखा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डू, और उसके बाद क्या है आई, मैं की अंग्रेजी आई होती है डू आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड, क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो रीड इंग्लिश। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अभी तो क्या था ये कि यस आर नो टाइप का था, अब इसमें क्या होगा, यस आर नो टाइप के इंट्रोगेटिव में यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है। तो यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं इसको। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, और ये क्या था आपका यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो रूल क्या होता है, सबसे पहले आपका डू या डज आता है, और फिर आपका क्या आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर आपका आता है नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इसी के जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू या डज में से। तो आपका क्या आएगा, डू आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। डू आई नॉट रीड इंग्लिश। अब देखिए डू आया, फिर उसके बाद आई आया जो कि सब्जेक्ट है आपका, फिर आपने नॉट लगाया नहीं के लिए, और फिर क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ना हो गया। फिर आपका क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आया है इंग्लिश। तो ये तो हो गया आपका यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव और यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम लोग आगे टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें हिंदी में क्या होगा कि जो आपका प्रश्न वाला वाक्य शब्द होगा वो क्या होगा, सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में होगा। जैसे देखिए मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ, अभी क्या था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब मैं जब प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमको पूरा रीजन देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर होता है इसका बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं होती। खाली क्या करना होता है, जो WH टाइप का वर्ड होता है उसी को हम पहले कर देते हैं। यानी आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ा जो यस आर नो टाइप का था, उसमें डू और डज के बाद आपका सब्जेक्ट आता था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता था। इसमें क्या करना है, इसी डू और डज के पहले खाली आपको WH वर्ड लिख देना है। मतलब कि जो यहाँ पे बीच में प्रश्न पूछने वाला शब्द आएगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो इसी की अंग्रेजी हमको पहले लिखनी है। और उसके बाद डू और डज लगाना है, और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए बना के देखते हैं। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ, सेंटेंस हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की।
क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। वाई अब मैं है तो मैं के साथ आपका डू आता है आई के साथ, तो इसलिए वाई डू आई रीड इंग्लिश। कि एकदम सिंपल था। इससे पहले जब हमारा ऐसा नो टाइप का तो डू आई रीड इंग्लिश था, इसमें क्या कहेगा, अब यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी पहले लिख दिया गया तो वाई डू आई रीड इंग्लिश हो गया। ऐसे ही पर WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं WH टाइप का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, डू और डज, पहले जो ऐसा नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव था उसमें डू डज आता था प्लस आपका सब्जेक्ट आता था, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको खाली WH टाइप वर्ड को बढ़ा देना है और ये बन गया हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहले क्या था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। अब इसी चीज़ को अगर मैं हटा दूँ, क्या को मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूँ। सेंटेंस हमारा हो गया मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूँ। अब देखिए क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो आपने किया वाई, और वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। कुछ नहीं करना था हमको, डू आई नॉट रीड इंग्लिश ऑलरेडी था, बस हमको क्या करना था, इसी क्यों की अंग्रेजी लिख देना था, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया वाई WH वाई। ये हो गया हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब एक चीज़ और आता है इसमें, WH टाइप का ही वर्ड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के हम क्या करते हैं कि उसका मतलब कि सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो अगर आपको इसका सेंटेंस बनाना होगा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो पहले आप लोग एक बार ट्राई करिएगा कि अंग्रेजी कौन पढ़ाता है इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, और हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद वीडियो में देखिएगा कि आपने गलती टाइप का इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा, तो WH टाइप में ही WH टाइप का वर्ड हु भी है, लेकिन हु क्या करता है, हु के साथ क्या है, हु का जो स्ट्रक्चर होगा हु डू या डच या फिर डिड, और उसके बाद फिर क्या आपका सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, गलत होगा। यानी हु के साथ क्या होगा, हु के साथ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो सेकंड फॉर्म आएगी, या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी, या तो फिर और प्लस क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके साथ क्या होता है कि बीच में डू डज या डिड नहीं आता। डिड मैंने क्यों करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट में जो आपका डिड का यूज होता है और प्रेजेंट इंडिफरेंट में डू और डज का होता है। जो हु होता है, हु होता है किसके साथ आता है, हु की मीनिंग्स होती है कौन, और हु जो आता है वो आता है लिविंग, मतलब कि सजीव के साथ में हु का यूज करते हैं, निर्जीव के साथ में हु का यूज नहीं करते हैं। हु का मतलब कौन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अगर हम इसका सेंटेंस अगर इसके हिसाब से बनाएं तो कौन की अंग्रेजी हु, उसके बाद क्या करेंगे डू यू टीच इंग्लिश, तो गलत हो जाएगा हमारा। हमको करना क्या होगा, इसकी जो अंग्रेजी बनेगी तो इसकी इंग्लिश होगी हु, और हु के बाद क्या आएगा आपका टीचेज, तो हो जाएगा हु टीचेज यू इंग्लिश। क्यों होगा अभी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन आता है, तो इसका क्या होगा हु कम्स हेयर, यहाँ कौन आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के यहाँ पे इसको क्या किया गया, टीचेज किया। हु के साथ डू या डच या फिर डिड के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि हु जो होता है ये हमेशा क्या करता है, सब्जेक्ट की तलाश में रहता है। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहाँ पे अगर बोला जाता कि राहुल हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, यहाँ कौन आता है, राम यहाँ आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन जो किसकी जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो जब कौन जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो क्या करेगा, हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है, तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। जब यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम करेगा तो इसके साथ क्या होगा, WH टाइप का वर्ड तो है, लेकिन क्या है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ डू और डज नहीं आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसकी तरह बनेगा, अफर्मेटिव की तरह बनेगा। तभी यहाँ पे हु टीचेज यू इंग्लिश, ये सही होगा। फिर आपका यहाँ पे हु कम्स हियर, ये सही होगा। हु के साथ डू डज या डिड लगा के फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हु
सब्जेक्ट की तलाश में रहता है, हु हमेशा जो होता है क्या करता है, सब्जेक्ट की तलाश में रहता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है, इसलिए हु के साथ डू, डज और डिड नहीं आता है। अगर आप लोगों ने हु के साथ डू, डज या डिड लगा के, जैसे यहाँ कौन आता है, तो अगर आप लोगों ने बनाया होगा हु डज या डू कम हेयर, तो आपका सेंटेंस क्या हो रहा था, अभी तक गलत होता था। आगे से आप लोग उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इसके लिए इस रूल को एक बार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपको समझ